आज हम आप लोगों को डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल समझाएंगे। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, अथवा इसी को दूसरे नाम से भी पूछा जाता है कि डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना अथवा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंसन ने सन 1953 में डीएनए अणु की संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया। अर्थात इन वैज्ञानिकों ने डीएनए का 3 डायमेंशनल मॉडल प्रेजेंट किया। डीएनए अणु की ऐसी संरचना देने पर इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडली संरचना में क्या क्या था, आइए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं अथवा चेन का बना होता है। जो डीएनए अणु है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं अथवा चेन का बना होता है। तो एक चेन ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई चेन, 2 चेन हो गई और दोनों मिलकर के एक डीएनए अणु का निर्माण करती हैं। और ये कैसी श्रृंखलाएं हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं। इसको देखा जाए तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। यदि इसको देखा जाएगा तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे ही कई जुड़े होते हैं। इसमें सभी मिलकर एक चेन बनाते हैं या एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। चलिए पहले एक न्यूक्लियोटाइड को ठीक से समझ लेते हैं कि इस एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। यदि इस एक न्यूक्लियोटाइड को देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजनस क्षारक का अणु डीऑक्सीराइबोस से अंदर की तरफ C1 कार्बन से जुड़ा है। यदि इसमें हम नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये जो C1 है इससे नाइट्रोजनस बेस थायमीन जुड़ा हुआ है। अब इसी में बाहर की ओर देखा जाए तो C5 कार्बन से फास्फेट अणु जुड़ा हुआ है। ये जो C5 है इससे फास्फेट अणु जुड़ा हुआ है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया है। ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। इसमें क्या क्या जुड़ा है मैंने बता दिया है। ऐसे ही कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक श्रृंखला अथवा चेन बना लेते हैं। कई सारे जुड़े हुए हैं तो एक श्रृंखला बन गई है, एक चेन जैसी बन गई है। लेकिन ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? तो ये फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा मतलब एक चेन के सभी न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। और किस चीज से जुड़े होते हैं? तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं या फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये 5वां कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। अर्थात ये फास्फेट एक तरफ 3rd कार्बन से और दूसरी तरफ दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये कैसे जुड़ते हैं? यदि और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में डीएनए की रासायनिक संरचना में अच्छे से समझाया है। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अब इधर वाली श्रृंखला अथवा चेन तो आप समझ गए, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को मैंने बताया जो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है। चूंकि डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, इसीलिए आप दूसरी को समझ लेते हैं। तो ये जो पहली चेन है इसकी शुरुआत 5 प्राइम एंड और नीचे वाला हिस्सा 3 प्राइम एंड है, यानी 5 डैश एंड से शुरुआत है और 3 डैश एंड तक है। अब दूसरी चेन अगर देखा जाए तो दूसरी वाले में 3 डैश एंड से शुरुआत है, यानी 3 प्राइम से शुरुआत है और 5 डैश एंड पर लास्ट है। यानी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल यानी बिल्कुल विपरीत हैं। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरे के बिल्कुल उल्टा है कह लीजिए। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड में बाहर की ओर फास्फेट अणु जुड़ा हुआ है। इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें बाहर की ओर फास्फेट अणु जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? तो फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा जुड़ा है, जैसे उसमें जुड़ता था। लेकिन इसमें अंदर की तरफ बड़े ध्यान से आपको लिखना है, ध्यान देकर के लिखना है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस के बारे में चारगैफ ने बताया कि कैसे जुड़ेंगे ये। यदि आप लोग चारगैफ का नियम नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसे देखकर।
तो फिर भी जल्दी से हम बता देते हैं कि चारगैफ ने बताया था कि किसी भी डीएनए में प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है। कोई भी डीएनए हो उसमें प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन्स के बराबर होती है और एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर तथा साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता है। अब इसमें जो एडेनिन है वो थायमिन के डबल हाइड्रोजन बांड से जुड़ेगा, यानी डबल हाइड्रोजन बांड से कौन जुड़ेगा? एडेनिन थायमिन से। और ग्वानिन तथा साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से जुड़ेगा। जो ग्वानिन है और साइटोसिन है यानी जी और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से जुड़ेंगे। मतलब ए हमेशा डबल बांड से, क्योंकि दो पोजीशन इसमें होती हैं जहां पर हाइड्रोजन बांड जुड़ सकता है, इसीलिए डबल बांड यहां लिखा जाता है। जबकि जी हमेशा ट्रिपल बांड सी से जुड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 पोजीशन ऐसी होती हैं जहां हाइड्रोजन बांड बन सकते हैं, इसीलिए ट्रिपल बांड लिखा जाता है। अब यहाँ हाइड्रोजन बांड क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर होती है, तो इन्हीं हाइड्रोजन बांड की वजह से ये घुमावदार बन जाता है। जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, दोनों चेन हैं, इन्हीं हाइड्रोजन बांड के कारण घुमावदार बन जाती हैं, इसीलिए इसे त्रिविम संरचना बोला जाता है। अब ये घुमावदार होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जब घुमावदार हो गई हैं तो इस तरह से दिखाई देंगी। और इस संरचना को भी अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में यही संरचना अधिकतर पूछी जाती है। तो चलिए इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि कैसे लिखेंगे परीक्षा में। तो पहला पॉइंट है, मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया था कि डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं अथवा चेन का बना होता है, जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में क्लॉकवाइज कुंडलित रहती हैं। इस तरह से डीएनए अणु में 2 हेलिक्स होते हैं। चित्र में देखिए, इस पूरे डीएनए अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली है। एक चेन ये वाली है और दूसरी ये वाली है, और ये है इसका अक्ष, इसे अक्ष कहा जाता है। इसके चारों ओर स्प्रिंग की तरह ऐंठ कर कुंडलिनी बनाता है ये। अब आते हैं दूसरे पर, तो दोनों विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं, अर्थात इन दोनों श्रृंखलाओं के शर्करा फास्फेट दंडों की ध्रुवात्मक दिशाएं प्रतिमुख होते हैं या आमने सामने होती हैं, या पोलराइटीज अपोजिट होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा या शुगर के कार्बन 5' से 3' दिशा में हैं, जबकि दूसरी के 3' से 5' दिशा में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए 5' से 3' तक है और यहाँ 3' से 5' तक है। अर्थ यह हुआ कि इस चेन की दिशा दूसरी वाली के विपरीत होती है। कुल मिलाकर इस पॉइंट का कहने का मतलब ये हुआ। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, तो प्रत्येक कुंडलिनी में या हेलिक्स में, चाहे कुंडलिनी कहें आप चाहे हेलिक्स कह दें, तो हेलिक्स में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। अर्थात इस चेन में देखिए, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इस प्रकार से कई सारे जुड़े होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हर एक कुंडलिनी में कई न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं या श्रृंखलाबद्ध होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस क्षारक डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोस शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल का एक अणु होता है। अब देखिए, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, इसमें ये टी यानी थायमिन है, नाइट्रोजनस क्षारक, और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है तथा ये फास्फोरिक अम्ल का अणु है। इसमें नाइट्रोजनस क्षारक का अणु डीऑक्सीराइबोज से अंदर की ओर पहले कार्बन से यानी C1 कार्बन से तथा फास्फेट अणु बाहर की ओर 5वें कार्बन से यानी C5 कार्बन से जुड़ा है। तो नाइट्रोजनस क्षारक प्यूरीन और पिरामिडीन होते हैं। जो नाइट्रोजनस क्षारक हैं ये क्या होते हैं? प्यूरीन और पिरामिडीन होते हैं। प्यूरीन में एडेनिन, ग्वानिन अर्थात ए और जी आता है। पिरामिडीन में क्षारक में कौन कौन से? थायमिन और साइटोसिन यानी टी और सी आते हैं। तो पहले कार्बन से नाइट्रोजनस क्षारक जुड़ा हुआ है और 5वें कार्बन से फास्फेट अणु जुड़ा हुआ है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर,
प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है, इसके जो शर्करा अणु है, ये फास्फेट अणुओं के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा जुड़ा होता है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3रा कार्बन फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा जुड़ा रहता है, जिससे एक चेन सी बन जाती है। जब आपस में जुड़े रहते हैं तो एक चेन सी बन जाती है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, दोनों कुंडलिनियों के न्यूक्लियोटाइड भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो दोनों हेलिक्स जो हैं दुर्बल हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसीलिए कहा गया है दोनों कुंडलिनियों के न्यूक्लियोटाइड भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और किससे जुड़े होते हैं? तो दुर्बल हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है। ये जो दोनों चेन हैं, इनमें प्यूरीन और पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है, क्योंकि एक श्रृंखला या चेन के प्यूरीन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन से जुड़े होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक श्रृंखला या चेन में एडेनिन है, एडेनिन यानी ए, तो दूसरी श्रृंखला अथवा चेन में थायमीन है, थायमीन यानी टी। इसी तरह से एक चेन में साइटोसिन है यानी सी है, तो दूसरी श्रृंखला का संबंध इस साइटोसिन के ग्वानिन से है यानी जी से है। तो एक दूसरे से आपस में ये जुड़े होते हैं, परस्पर जुड़े होते हैं। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, एडेनिन और थायमीन के बीच 2 हाइड्रोजन बांड हैं तथा साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बांड हैं। यानी ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड हैं, ए और टी 2 हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़ा हुआ है, जबकि सी और जी 3 हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़ा हुआ है, या इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड और सी तथा जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बांड क्यों होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, डीएनए अणु की दोनों चेन्स या श्रृंखलाओं के बीच 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, अर्थात दोनों कुंडलिनियों को जोड़कर मोटाई कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर अगला पॉइंट है, हेलिक्स का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम के अंतर पर पूरा होता है। जो हेलिक्स का पूरा एक चक्कर है वो 34 एंगस्ट्रॉम के अंतर पर पूरा होता है। इसीलिए हर चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, यानी इसके हर एक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं। फिर अगला है, कुंडलिनी की पूरी लंबाई में दीर्घ खांचे अथवा मेजर ग्रुप्स तथा लघु खांचे अथवा माइनर ग्रुप्स होते हैं। तो ये वाली दीर्घ खांच है अथवा गहरी खांच इसी को कहते हैं, अथवा मेजर ग्रुप्स है, और ये वाली जो है ये लघु खांच है अथवा कम गहरी खांच होती है या बहुत कम गहरी होती है, अथवा इसे माइनर ग्रुप्स कहा जाता है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, डबल हेलिक्स की आकृति ऐठी हुई सर्पिल सीढ़ी जैसी होती है। ऐठी हुई क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोजन बांड के कारण ऐठ जाती है। तो डबल हेलिक्स जो है इसकी आकृति कैसी है? ऐठी हुई सर्पिलाकार होती है, सर्पिलाकार सीढ़ी जैसी रहती है। फिर अगला पॉइंट है, डीएनए में शर्करा और फास्फेट अणु समान अनुपात में पाए जाते हैं। जो डीएनए है इसमें शर्करा और फास्फेट के अणु समान अनुपात में होते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को डीएनए का डबल हेलिक्स या द्विकुंडली संरचना अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।